Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? तो इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के सेपरेटली टेम्पलेट्स हैं विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिस्ट आया है कि टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है मिल्क के। ऑप्शन है आपके ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया पहले भी मिल्क का टॉप प्रोड्यूसर रहा है और रिसेंटली जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी मिल्क का टॉप प्रोड्यूसर वर्ल्ड में इंडिया ही है। इसके बाद आपके आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान एंड ब्राजील। वर्ल्ड का 22% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ये भी आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली म्यांमार साइंड एन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ विच कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी? म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है। किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया गया है टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी? ऑप्शन है आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। रशिया के साथ में रिसेंटली म्यांमार ने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है जिसमें ये डेवलप करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 108 नम्मा क्लिनिक्स लॉन्च्ड इन विच स्टेट? नम्मा क्लिनिक्स किस स्टेट में लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली? 108 इसका नंबर है। ऑप्शन है आपके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में रिसेंटली नम्मा क्लिनिक्स लॉन्च किए गए हैं। कर्नाटका के जो सीएम हैं बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा ये जो क्लिनिक्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं। इन क्लिनिक का मेन एम क्या है? इट्स मेजर एम इज टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए जाने हैं और एम क्या कर रहा है? एट हेराल्डिंग अ न्यू एरा इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर को एक नई एरा में पहुंचाना इसका मेन मोटिव है। और ये जो हमने देखा है कि न्यू दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स है, उसी की तर्ज पर नम्मा क्लिनिक्स खोले गए हैं कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी विल इनॉग्रेट अरेबिक एकेडमी इन ऑन 10th ऑफ फरवरी इन विच सिटी? 10th ऑफ फरवरी को नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है हमारे, इनॉग्रेट करने वाले हैं अरेबिक एकेडमी। तो कहां पर ये इनॉग्रेशन किया जाने वाला है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में पीएम मोदी 10th ऑफ फेब को, कल के दिन, ये अरेबिक एकेडमी का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई हैज इंक्रीज द रेपो रेट टू हाउ मच परसेंट इन फरवरी 2023? रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेपो रेट जो है उसे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो ये कितना परसेंट हो गया है अब रेपो रेट? तो ऑप्शन है आपके 5.90%, 6.25%, 6.50% एंड 6.75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.50%। 6.50% कर दिया गया है रेपो रेट बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज सेट अप इन विच ईयर? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी हमने बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को बढ़ाकर 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी कब सेटअप हुई थी, कब स्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन है 2012, 2014, 2016 एंड 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2016। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई थी आरबीआई के द्वारा। यदि कंपोजिशन की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसमें 3 मेंबर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के होते हैं और 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। जिन लोगों को, जो लोग स्पेशलाइज होते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है
एज अ 3 अदर मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। करेंटली हम बात करें तो इसमें गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो कि हैं आपके शक्तिकांत दास। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई माइकल देवव्रत पात्रा, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी राजीव रंजन इसके अभी पार्ट है एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। एंड अदर मेंबर्स की बात करें तो आशिमा गोयल, शशांक भिड़े एंड जयंत वर्मा जो हैं अभी मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। अगला क्वेश्चन है, बड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन? रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है? ऑप्शन है आपके, इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू डिक्रीज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, increase in repo rate inflation remains constant, decrease in repo rate inflation remains constant। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, बढ़ता है या घटता है? तो रेपो रेट की यदि हम बात करें, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करती है आरबीआई, वो आपका रेपो रेट होता है। अब यदि हम बात करें कि रेपो रेट को यदि मैं बढ़ा दूं, रेपो रेट को यदि हम बढ़ाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक्स पर लोन लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो बोरो नहीं करेंगे फ्रॉम द आरबीआई। और यदि बोरो नहीं करेंगे तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा मार्केट में, और मार्केट में यदि कैश फ्लो कम हो गया तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यदि हम रिलेशन की बात करें तो रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इन्फ्लेशन के। यदि रेपो रेट में बढ़ाऊंगा तो इन्फ्लेशन आपका कम होगा। तो इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, ए इसका करेक्ट आंसर है। इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। रेपो रेट यदि हम बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, और रेपो रेट यदि हम कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिमिलरली आपका रिवर्स रेपो रेट के साथ में होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इसी का उल्टा होता है रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इज आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। कॉमर्शियल बैंक से बोरो करता है। तो यदि मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूं, रिवर्स रेपो रेट हमने बढ़ाया, तो जो बैंक्स होंगे वो ज्यादा मनी आरबीआई के पास में डिपॉजिट करेंगे, तो इससे कैश फ्लो कम हो जाएगा मार्केट में, एंड ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यदि हमने रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया तो इन्फ्लेशन डिक्रीज ही हो रहा है। तो इससे भी इनवर्स रिलेशन निकल के आता है कि रिवर्स रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। रिवर्स रेपो रेट यदि हम बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, और यदि रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का एक ही रिलेशन होता है इन्फ्लेशन के साथ में, जो कि इनवर्स रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड E20 फ्यूल एट। कहां पर E20 फ्यूल इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा? तो रिसेंटली हमने देखा था कुछ समय पहले कि इंडिया एनर्जी वीक जो है वो पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर में। तो उसी के साथ में E20 फ्यूल भी इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु में E20 फ्यूल इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इसका एम क्या है? इट एम्स टू अचीव फुल 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल बाय 2025। 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है विथ 80% पेट्रोल, तो ये इसका टारगेट है। और इंडिया का जो टारगेट है इथेनॉल के लिए वो है आपका एडवांस कर दिया गया था, इसके बारे में भी हमने देखा था। 2030 इसका टारगेट था 20% ब्लेंडिंग करने का, बट इसको एडवांस कर दिया गया है बाय 2025 तक अब 20% ब्लेंडिंग करना है इथेनॉल का इन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी बिकम्स इंडिया फर्स्ट फिनटेक टू अलाउ यूपीआई पेमेंट्स अब्रॉड? पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है जिसने अपने यूपीआई पेमेंट्स अब्रॉड में भी स्टार्ट कर दिए हैं? ऑप्शंस हैं पेटीएम, फोन पे, रिजर्व पे एंड इंस्टा मोजो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोन पे। फोन पे में फोन पे ने रिसेंटली स्टार्ट कर दिए हैं यूपीआई पेमेंट्स इन दी अब्रॉड, और ये पहली ऐसी इंडिया की फिनटेक कंपनी बन गई है। फोन पे की हम यदि सीईओ की बात करें तो ये है समीर निगम, ये भी आपको देखना है। समीर निगम है सीईओ ऑफ फोन पे, और ये पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जिसने स्टार्ट किए हैं अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन दी अब्रॉड। Recently, which company has been conferred with the ATD Best Awards 2023? ATD Best Awards किस कंपनी को दिए गए हैं? PGCIL, NTPC, ONGC, IOCL। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NTPC। NTPC को रिसेंटली ATC Best Awards 2023 दिए गए। ATC अवार्ड्स किसके लिए दिया जाता है? तो टैलेंट डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट के लिए
ये अवार्ड दिया जाता है, एनटीपीसी को ये इस साल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स वाज फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट वाज डेवलप्ड इन। वर्ल्ड की पहली सुपर मैग्नेट कहां पर डेवलप की गई है, किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड जापान। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली लॉन्च किया गया है फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट्स एंड यूज फॉर टेस्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट। और टोकामैक एनर्जी ऑफ यूके, टोकामैक एनर्जी करके एक कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि इट हैज बिल्ड अ वर्ल्ड फर्स्ट सेट ऑफ न्यू जनरेशन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स टू बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड इन फ्यूजन पावर प्लांट रिलेवेंट सिनारियोस। 12th क्वेश्चन है, रिसेंटली के सत्यनारायण राजू अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। किस बैंक का सीएमडी अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है के सत्यनारायण राजू को? ऑप्शन है आपके पीएनबी, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैनरा बैंक। कैनरा का रिसेंटली कैनरा बैंक का सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है, सीईओ एंड एमडी। और किसको अपॉइंट किया गया है? के सत्यनारायण राजू को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 इज शेड्यूल्ड इन विच कंट्री। 10th ऑफ फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। तो कहां पर ये होने वाला है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है इंडिया आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इस साल का 2023 का। बात करें 2024 की, तो ये आपका होस्ट करने वाला है बांग्लादेश। इसके अलावा 2026 में इसको इंग्लैंड होस्ट करने वाला है। तो ये जो फ्यूचर होस्टिंग कंट्रीज हैं ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2024 में बांग्लादेश से होस्ट करेगा, इन 2026 में से इंग्लैंड होस्ट करने वाला है। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023। इस साल 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप भी होने वाला है। कौन सी कंट्रीज को होस्ट करने वाली है? ऑप्शन हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया में इस साल का 2023 का आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एंटायरली इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने 3 बार आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, 1987, 1996 एंड 2011 में। बट ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ में मिलकर ये होस्ट किया गया था, जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में इंडिया ने मिलकर ये होस्ट किए थे इवेंट्स। बट इस बार एंटायरली इंडिया ही इसे होस्ट करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ टू टर्की एंड सीरिया, इंडिया हैज स्टार्टेड विच ऑपरेशन। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड रिलीफ टू दी टर्की एंड सीरिया। रिसेंटली हमने देखा था कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक देखने को मिले थे, अप टू 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था टर्की और सीरिया में। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा? तो ऑप्शन हैं आपके ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन मित्र एंड ऑपरेशन दोस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त रिसेंटली चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा टू हेल्प टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ टू दी टू टर्की एंड सीरिया। ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और यदि हम बात करें इसके एपिसेंटर की, तो ज्ञान टैप इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। What was the budget allocated for मनरेगा in यूनियन बजट 2023-24? कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स के जो बजट एलोकेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। इससे पहले हमने देखा था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो अप्रॉक्स समवेयर अराउंड 70,000 इसका 70,000 करोड़ इसका बजट था। इसके अलावा पीएम आवास का हमने बजट एलोकेशन देखा था, समवेयर अराउंड 79,590 करोड़ से इसका बजट था। और अब हम बात करें यदि मनरेगा की, मनरेगा के लिए कितना बजट पास किया गया है, बजट अलोकेट किया गया है यूनियन बजट में। ऑप्शन है आपके 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 75,000 करोड़ एंड 80,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60,000 करोड़।
60,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है फॉर द स्कीम मनरेगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी आपको पता होना चाहिए, समवेयर अराउंड 70,000 करोड़ इसका बजट था। एंड पीएम आवास का 79,590 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है इन दिस यूनियन बजट 2023-24। अगला क्वेश्चन है, इंडिजीनियस मिसाइल क्यूआर सेम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो क्यूआर सेम स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है? रिसेंटली अप्रैल में इसका जो है टेस्टिंग करनी है, जो कुछ सजेशंस दिए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, तो उसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद इसका टेस्टिंग होना है अप्रैल में। क्यूआर सेम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, एलपीएससी एंड आरआर कैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स QRSAM, क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। करेंटली इसके डायरेक्टर हैं एसवी कामत। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और हम यदि मोटो की बात करें डीआरडीओ के, तो मोटो है डीआरडीओ का साइंस ओरिज बलस्य मूलम विज्ञानम, ओरिजिन इज इन द स्ट्रेंथ ऑफ साइंस। बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ इज इन द ओरिजिन ऑफ साइंस। तो ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, एसवी कामत इसके डायरेक्टर हैं, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। एंड मोटो है इसका स्ट्रेंथ इज इन द ओरिजिन ऑफ साइंस बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, इन मई 2022 नॉर्डिक इंडिया समिट टुक प्लेस इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में मई 2022 में नॉर्डिक इंडिया समिट हुई थी। The Nordic countries are ready to offer their technologies and expertise to India as it moves towards a green, digital and innovative future. Nordic countries काफी काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नॉर्डिक कंट्रीज? इनमें से कौन सी कंट्री नॉर्डिक कंट्री नहीं है? ऑप्शन है आपके स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड। आयरलैंड नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट नहीं है। 5 कंट्रीज हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में आती हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इसके अलावा डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में आती हैं, जो कि अभी इससे रिलेटेड आर्टिकल था आज द हिंदू में। नॉर्डिक कंट्रीज काफी काम कर रही हैं टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ग्रीन एनर्जी बनाने में काफी काम कर रही है नॉर्डिक कंट्रीज। तो इसमें इंडिया की अभी समिट भी हुई थी मई 2022 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज ने अश्योर किया है कि वो जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें मदद करेंगे इंडिया को। 19th क्वेश्चन है, अपर भद्रा प्रोजेक्ट which was mentioned in Union Budget 2023-24 located in which state? किस स्टेट में लोकेटेड है अपर भद्रा प्रोजेक्ट? ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में लोकेटेड है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। इसके बारे में भी यूनियन बजट में बात की गई थी। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था ये। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी एज वेल एज यूपी में ये लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन होना है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, यूपी एंड एमपी के बॉर्डर स्टेट्स में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनने वाला है। Recently, which subatomic particle used to study the fortress wall of Xi'an? Xi'an के फोर्ट्रेस वॉल का भी रिसेंटली स्टडी के लिए किस सब एटॉमिक पार्टिकल का यूज किया गया है? ऑप्शंस हैं ग्लूऑन, मुऑन, न्यूट्रिनो एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुऑन। मुऑन्स का रिसेंटली मुऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यूज किया गया है टू स्टडी द फोर्ट्रेस वॉल ऑफ जियान। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये पेनिट्रेट कर जाता है डीप इनसाइड दी वॉल्स, और ये स्टडी करने के काम आता है। साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक डिटेक्टर जो है म्यूऑन डिटेक्टर कॉर्मिस कॉस्मिक रे म्यूऑन इमेजिंग सिस्टम डेवलप किया है टू एग्जामिन द वॉल ऑफ जियान सिटी। तो आर्किटेक्चर्स इसका यूज कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल म्यूऑन का डेवलपमेंट किया गया है टू
स्टडी दी फोर्ट्रेस वॉल ऑफ जियान। चाइना में ये लोकेटेड है, ये फोर्ट, जहां पर इसका यूज किया जा रहा है। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट एशियाज बिगेस्ट चॉपर फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कर्नाटका। कर्नाटका में स्टैब्लिश की गई है एशिया की बिगेस्ट चॉपर फैक्ट्री। एचएएल ने इसका डेवलपमेंट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली विच सिविक बॉडी बिकम द फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स। ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेकिया।